जो मैंने कॉलम में अभी सबको यहाँ पे अटैच करके आपको पढ़ाया है, वो सारी चीजें एकदम रट्टम रट्टा होनी चाहिए। मैंने कहा था याद करने के कई तरीके हैं, कुछ चीजों को मैप से याद करना है, कुछ चीजों को ट्रिकी स्टाइल से भी याद करना है। मैंने यहाँ पे ट्रिक्स भी लगा दिया है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको रटना भी पड़ेगा, क्योंकि जो उनके जो मतलब वाद्य यंत्र होते हैं, जो पंडवानी है, जैसे बाकी जितने लोकगीत है उसके जो वाद्य यंत्र होते हैं और जो उसके कलाकार होते हैं, वो उसी में होने चाहिए, इधर से उधर मिसमैच नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, वो गलती का कारण बन जाएगा और जो भी आपके प्रश्न है वो गलत हो जाएंगे। यहाँ पे गलती क्या होगी, आपका गलत याद करना। आपको यहाँ पर सही सही याद करना होगा कलाकारों के नाम और उनके वाद्य यंत्र। चलिए, हमारे आज का ये जो पहला जो देख रहे हैं, इसमें पंडवानी बहुत इंपॉर्टेंट है। पंडवानी इसलिए मैंने पहले रखा है क्योंकि पंडवानी बहुत ज्यादा विख्यात है, छत्तीसगढ़ से लेकर भारत से लेकर इंडिया से बाहर में ये पंडवानी बहुत ज्यादा विख्यात है। उसको हमको सबसे पहले देखना होगा क्योंकि इसमें काफी महत्वपूर्ण चीजें हमको मिलने वाली हैं। चलिए देखते हैं पंडवानी को क्या क्या नाम से बोला जाता है। पंडवानी में फील हो रहा है पंडो, पंडवानी में पंडो फील हो रहा है। देखो पंडवानी, इस पंडवानी में पंडो का फील हो रहा है, क्योंकि जो महाभारत के जो थे पांडव, वो तो छत्तीसगढ़ में भी आए हुए। छत्तीसगढ़ की कई जगहों में महाभारत के साक्ष्य मिलते हैं। अगर रामायण कालीन साक्ष्य मिल रहा है तो महाभारत कालीन भी साक्ष्य छत्तीसगढ़ में है। तो यहाँ पर देखो ये पंडो से संबंधित हो जाता है। तो पंडो जो पंडवानी है उसको क्या क्या नाम से बोला जाता है, तो पांडव की वाणी बोला जाता है, यानी कि पांडव वाणी। पंडवानी मतलब वाणी मतलब क्या, वाणी हो जाता है। छत्तीसगढ़ में वाणी को वाणी ना बोलकर छत्तीसगढ़ में जो व्याकरण होता है उसमें वाणी में ड़ का प्रयोग नहीं किया जाता है, वहां पे बोला जाता है वाणी। इसलिए इसका एक नाम हो जाएगा पांडव वाणी या वाणी। वाणी हम पढ़ने के लिए वाणी कर रहे हैं लेकिन उसका मतलब वाणी होता है, लेकिन हमको लिखना क्या है, एग्जाम की दृष्टि से परीक्षा में पूछा जाएगा पांडव वाणी। तो पांडव की कथा भी ऐसे कहा जाता है। दूसरा नाम पांडव की कथा है, जो वाणी कह रहे हैं वो कथा को ही तो कह रहे हैं, तो पांडव की कथा हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा पांडव गाथा। तो इसको 3-4 नामों से पुकारा गया है, पांडव वाणी, पांडव की कथा और पांडव की गाथा। सभी संबंधित है एक दूसरे से, पढ़ने के बाद ज्यादा आसान लगने लगा यह। अब देखते हैं कि इसमें होता क्या है। महाभारत कथा का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है। जो महाभारत देख रहे हैं, जो कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत की कथा हुई थी, जो कृष्ण के जो भी उपदेश थे, जो भी गीता का जो कथन था, वो सारा चीज यहाँ पर मिलता है। महाभारत का रूपांतरण मिलता है यहाँ पर, किस भाषा में, छत्तीसगढ़ी भाषा में। तो छत्तीसगढ़ महाभारत का जो भी पूरा जो महाभारत हुआ था, उन सारी चीजों का जो छत्तीसगढ़ में गाया जाता है, रूपांतरित करके गाया जाता है। महाभारत को उस संस्कृत या हिंदी के शैली में नहीं गाया जाता है, छत्तीसगढ़ी भाषा में गाया जाता है। माइक पंडवानी का मतलब समझ में आ गया। पंडवानी में ही लगा है वाणी, मतलब पांडव की वाणी, पांडव की गाथा, पांडव की कहानी, जो भी समझ लीजिए सब पांडव का इसमें आएगा। और पंडवानी में होता क्या है, महाभारत का छत्तीसगढ़ में अनुवाद होता है, उसको रूपांतरित कर दिया गया है छत्तीसगढ़ी भाषा में। किसने किया है उसको आगे हम देखेंगे। तो पांडव की इसमें वीरता और संघर्षों की कहानी है। देखो पांडव काफी वीर थे, पांचों पांडव काफी वीर थे, और उनकी जो रानी थी पांचाली द्रौपदी, वो भी काफी वीर महिला थी। तो उनकी जो रानियां थी वो भी वीर महिला हुआ करती थी। तो उनके संघर्षों की कहानी है, वो भी तो वनवास में चले थे, तो किस तरह से वो अपने कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़े और जंगल में वीरता का प्रदर्शन किए, कई लोगों का उद्धार भी किए, कुछ अच्छे काम वर्क होते भी चले गए। तो उनकी वीरता की और संघर्षों की इसमें कहानी है, और रूपांतरण किसमें हो रहा है, छत्तीसगढ़ी भाषा में हो रहा है। अब देखते हैं इसमें कि इसमें कला का प्रदर्शन कैसे होता है। तो कला का प्रदर्शन होता है एकमात्र व्यक्ति के द्वारा होता है। अगर मैं इस मंच में खड़ी हूँ तो एक पक्षीय कला प्रदर्शन हो रहा है, सिर्फ सामने मंच पे होगा, एक व्यक्ति होगा, वो पूरे कला को प्रदर्शित करेगा। वेदमती शैली में अगर वो कला का प्रदर्शन हो रहा है तो वो एक जगह बैठ के करेंगे और शास्त्र सम्मत करेंगे। शास्त्र मतलब जो शास्त्र में लिखा है वही वचन को बोलेंगे, बाकी अपनी कोई दिमाग नहीं लगाएंगे। लेकिन जो कापालिक शैली में है उसमें भी एकल होता है, उसमें भी एक व्यक्ति सामने होगा, बहुत सारे लोग पीछे होते हैं, लेकिन जो भूमिका निभाता है, जैसे तुम सब में मैं कोई एक भूमिका निभा रही हूँ, उस तरह से कोई एक ही भूमिका निभाएगा, बोलेगा, गाएगा, बाकी पीछे में वादक रहते हैं और हंकारी भरने वाले भी लोग रहते हैं, साथ साथ बोलने वाले भी रहते हैं, लेकिन सामने में रहेगा एक व्यक्ति बोलने वाला रहेगा। तो क्या होता है, एकल पक्षीय होता है, यह एक पक्षीय प्रदर्शन किया जाता है, अर्थात एक कलाकार के द्वारा प्रस्तुति की जाती है, बाकी उसके पीछे बैक में रहेंगे, सपोर्टर रहते हैं।
अब देखो यहाँ पर रागी, रागी का मतलब क्या होता है, रागी को बढ़िया से याद रखोगे कि रागी का प्रावधान किन में है, तो पंडवानी में रागी का प्रावधान है। इसमें क्या होता है, अगर मैं गाना गा रही हूँ कि महाभारत की कथा में छत्तीसगढ़ी में बाँच रही हूँ, तो पीछे से बोलेगा हाओ हाओ करेगा, हाओ ठीक बोला था, हाओ हाओ करेगा वो में ना, उसको क्या बोलते हैं, रागी बोलते हैं। रागी बोलते हैं जो पीछे से आपके बातों को हाओ हाओ करेगा, उसको बोलते हैं रागी। पंडवानी सुनना, बहुत अच्छा रागी बोलता है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है उसमें। आज एक यूट्यूब में देख लेना पंडवानी का छोटा सा क्लिप जाके, तीजन बाई सामने बोल रही हैं, बखान कर रही हैं पांडवों की। तुमको जल्दी समझ में नहीं आएगा, लेकिन समझने का कोशिश करना, भाषा छत्तीसगढ़ी है और पीछे से तबला वादक लोग रहते हैं और बजाने वाले भी, उनके सुर में मिलाने वाले भी रहते हैं और पीछे से हाओ हाओ करेगा पीछे से तो अब देखो यहाँ पर मुख्य नायक, देखो महाभारत में मुख्य नायक कौन था, अर्जुन था। पूरे महाभारत का अगर मुख्य नायक देखा जाए तो वहां पर अर्जुन होंगे, अर्जुन। लेकिन छत्तीसगढ़ी में मुख्य नायक कौन होगा, भीम होंगे। भीम ही यहाँ पर छत्तीसगढ़ के पंडवानी के मुख्य नायक होंगे। तो अगर इसमें प्रश्न आता है कि पंडवानी के मुख्य नायक कौन है, किसे माना गया है, अर्जुन होंगे आंसर में, लेकिन अर्जुन को नहीं लेना है, वहां पे लेना है भीम। और उसकी जो नायिका होती है मुख्य, वो होती है द्रौपदी। तो इसके मुख्य नायक हो जाएंगे भीम और मुख्य नायिका हो जाएगी द्रौपदी। देख लो मैं यहाँ पर वन लाइनर ही बना के रखी हूँ, जो बताया जा रहा है वो ज्ञान है, और आपको भी ऐसी शॉर्ट नोट्स बना के रखना है। बहुत ज्यादा लंबे लंबे सेंटेंस को नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि परीक्षा के समय यही रिवीजन काम आता है, वही शॉर्ट चीज काम आती है आपको। तो यहाँ से मैं आपको ये भी पता चल जा रहा है कि शॉर्ट नोट्स किसे कहते हैं। चीजों को बहुत लंबा फैलाकर लिखने से अच्छा है कि उसकी छोटी चीजों को लिख लो, ताकि उससे आपको सारा चीज पता चल जाए। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो भीम की बातें हो रही हैं, द्रौपदी की बातें हो रही हैं, और छत्तीसगढ़ में जो कुछ समय यहाँ पर महाभारत कालीन समय रहा है, तो हमारे यहाँ जो खल्लारी है, खल्ल वाटिका जिसे बोलते हैं, वह कहाँ पर है, महासमुंद में है। महासमुंद जिले में खल्लारी है, वहां पर ये लाक्षागृह बनाया गया था। देखो जो यहाँ पर एक तरफ युधिष्ठिर थे, ये दो भाई थे ना, धृतराष्ट्र, एक थे धृतराष्ट्र थे एक तरफ उधर, और दूसरे तरफ कौन थे, पांडु। ये दोनों भाई थे। इनकी पत्नी कौन थी, गांधारी। याद है ना महाभारत का कुछ, एक बार बहुत समय पहले बहुत अच्छे से लोग देखे थे, है ना, वो ज्यादा याद हो गया होगा। और इसका पांडु का कौन था, कुंती। इनके 100 पुत्र हुए थे, लगभग 100 पुत्र, और इनके 5 पुत्र थे। तो जो 5 पुत्र थे उसमें से हमारा जो मुख्य हो जाएगा वो भीम हो जाएगा। पंडवानी के जो मुख्य, जो यहाँ पर नायक होंगे, इन 5 पांडवों में से कौन हो जाएंगे, भीम हो जाएंगे, ना कि अर्जुन। अर्जुन नहीं लेना है, वो पूरे महाभारत में भारत के लेवल में होंगे नायक, लेकिन छत्तीसगढ़ के पंडवानी में भीम को नायक माना गया है और इनका गाथा ही ज्यादा होता है। तो अब देखो यहाँ पर जो महाभारत काल के समय लाक्षागृह की बात हो रही है, तो जो खल्लारी है, महासमुंद में खल्लारी है, खल्ल वाटिका है, वहां पर लाक्षागृह का योजना किया गया था उनको मारने के लिए। वहां पर जो खल्लारी का पर्वत है, वहां पर लाक्षागृह बनाया गया था, किसके द्वारा, दुर्योधन के द्वारा। आ रहा है आवाज, दुर्योधन के द्वारा। दुर्योधन ने उनको मारने के लिए क्या किया था, लाक्षागृह का व्यवस्था किया था। अभी आ रहा है ना, दुर्योधन इनको मारने के लिए लाक्षागृह बनाए थे। तो लाक्षागृह किन चीजों का होता था, लाख का होता था। लाख सोचो किससे किससे बनता है, लाख का छोटा सा कोड बना रही हूँ कि लाख किससे बनता है। लाख ऐसा पदार्थ है जो हार्ड होता है, लेकिन जब उसको अग्नि दी जाती है तो वो एकदम से जलने लगता है और चूर चूर हो जाता है, गल जाता है। बेवकूफ याद रखना इसमें, बेवकूफ। पिछली बार के एग्जाम में आया हुआ है कि लाख किन किन पेड़ों से प्राप्त किया जाता है, तो इसमें हो जाएगा बैर। बैर को या बैर बोल दो, बैर दो मात्रा हो गया, बेर। इसमें हो जाएगा सुम, और पलास। पिछले एग्जाम में आया हुआ है कि लाख का जो उत्पादन होता है किन वृक्षों से किया जाता है,
तो मैंने यहाँ पर छोटा सा कोड कर दिया है, हमेशा याद रहेगा। बेवकूफ बोलना है, बेवकूफ से क्या होगा, लाख के पेड़ों का यहाँ पर हमको याद हो जाएगा। बेर कुसुम पलाश, इससे बनता है जो होता है, बनता है लाख बनता है। तो यही लाख का उपयोग किया गया था लाक्षागृह बनाने के लिए। और जो यहाँ पर लाक्षागृह बनाया गया था, इसी का उपयोग किया गया था। ऊपर से तो बहुत अच्छा महल जैसा बन गया था, लेकिन अंदर पूरा क्या था, लाख का प्रोडक्ट था। उनको जलाकर मारने का पूरा योजना था यहाँ पर। जैसे ही जो भीम थे, हमारे जो कैरेक्टर में भीम है, वो बहुत ज्यादा ज्ञानी थे, उनको पंच तत्वों का ज्ञान हो चुका था, वो अगम जानी हो चुके थे, दूरदर्शी हो चुके थे। कुछ तो बात है, देखो अगर किसी को कोई मारना चाहता है और दुश्मन का थोड़ा पता चल जाता है तो कुछ अंदाजा हो जाता है कि दुश्मन हमको कहाँ कहाँ से वार कर सकता है। खाने पर बुलाया था लाक्षागृह में, भोजन की व्यवस्था की गई थी, भाई आओ भोजन करना है, आज बहुत अच्छे से मिलेंगे, हम बात करेंगे और भोजन करेंगे। उनको खाना खिलाते हुए उनको छोड़ के चले गए। और उनको जैसे ही भीम को समझ में आया कि बात तो कुछ और हो रही है, भाई यहाँ पर तो कुछ हमको मारने की योजना बनाई गई है, वो पहाड़ से कूद जाते हैं। कूदने के बाद उनमें शक्ति थी, भीम में बहुत बलशाली थे, पहाड़ से कूद जाते हैं। फिर उनके लिए उस जो कूदे थे उसको क्या बोलते हैं, भीम के खोह, भीम के पद चिन्ह, यहाँ पे देख रहे हो, भीम खोह और भीम के पद चिन्ह। इसी के कारण यहाँ पर महाभारतकालीन स्थल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर महाभारतकालीन स्थल इससे जुड़ जाता है। और लाक्षागृह में जानते हो सुरंग के माध्यम से अंदर ही अंदर वो सब बचकर निकल गए थे। अब देखो यहाँ पर प्रारंभकर्ता, अब ये जो पंडवानी है इसको प्रारंभकर्ता कौन थे, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। सारे लाइन से क्वेश्चन है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है सारा लाइन। किस किस को इंपॉर्टेंट कहूँ, सारे लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो सबल सिंह चौहान, यहाँ पे याद रखना है, सबल सिंह चौहान जो है उनके द्वारा महाभारत की कथा को रचना किया गया था। किसमें किया गया था, छत्तीसगढ़ी भाषा में किया गया था। सबल सिंह चौहान के द्वारा महाभारत को छत्तीसगढ़ी में अनुवाद करके गायन रूप में रचित किया गया था। तो इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे छत्तीसगढ़ी भाषा में, सबल सिंह चौहान, और निवासी कहाँ के हैं, रतनपुर के। उसके बाद देखते हैं कि जो पंडवानी है इसके कलाकार कौन कौन से हैं। दो जनजाति के कलाकार यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाते हैं, दोनों जनजातियों में विख्यात है पंडवानी, एक है प्रधान और दूसरा है देवाल। इसको याद रखना है कि पंडवानी गायन करने वाले कौन से जनजाति के होते हैं, तो एक प्रधान हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा देवाल। फिर अगला देखते हैं गीत रूप में गाने का श्रेय। देखो जो सबल सिंह चौहान थे उन्होंने छत्तीसगढ़ी में अनुवाद करके उसकी रचना करी है, वो उसके रचनाकार हो जाते हैं। लेकिन इसी को जब गीत रूप में गाने का जो श्रेय मिलता है, भाई उसको आगे बढ़ाने वाला भी तो चाहिए। किसी ने कोई चीज शुरू तो किया है लेकिन उसको आगे बढ़ाने वाला का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो जो यहाँ पर है झाड़ू राम देवांगन, इन्होंने उसी जो सबल सिंह चौहान द्वारा लिखित है, जो छत्तीसगढ़ी में रचना लिखी हुई है, उसी को गाना शुरू किया। ये हालांकि ये जो वेदमती शैली है ना उसमें गा रहे थे ये। जो झाड़ू राम देवांगन है वो सबल सिंह चौहान की जो छत्तीसगढ़ी में रचना किए थे उसी को वेदमती शैली में वो गा रहे थे, एक जगह बैठकर गा रहे थे। वेदमती में क्या होता है, एक जगह बैठकर गायन किया जाता और शास्त्र में जो लिखा है वही गायन किया जाता है। तो अब इसको इसी के कारण क्या बोला जाता है, छत्तीसगढ़ के पितामह, किसको, झाड़ू राम देवांगन को छत्तीसगढ़ के पंडवानी के पितामह कहा जाता है या पंडवानी के जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही गायन रूप में इसको गाने का प्रचलन शुरू किया है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पंडवानी के पितामह किसे कहा जाता है, तो झाड़ू राम देवांगन को कहा जाता है। अब अगला देखते हैं, पंडवानी को छत्तीसगढ़ में क्या बोला जाता है, बैले बोला जाता है। पंडवानी को छत्तीसगढ़ का लोक गाथा या बैले कहा जाता है। बैले क्या होता है, बहुत बड़ा चीज नहीं होता है बैले। बैल देख रहे हो, चारों तरफ बैल घूम रहे हैं। उनको किस रूप में देखते हो, उन्मुक्त रूप में देखते हो, स्वतंत्र रूप में देखते हो। उनको किसी से मतलब नहीं, वो अपनी चाल में चलते रहते हैं। देखते हो सड़कों में बैल सब बैठे रहते हैं आराम से, बल्कि लोग उससे डरते हैं, वो किसी से नहीं डरता है। तो वहां पर जो मंच करता है वो बैल के स्टाइल में करता है, मतलब धाकड़ स्टाइल पर, एकदम स्वतंत्र विचरण, कोई बंधन नहीं है। आपके मुंह में आते जा रहा है, आप उसको शास्त्र सम्मत बोलते जा रहे हो। कपालिक वाले क्या हो रहे हैं, मंचन कर करके बोलते जा रहे हैं बैल के स्टाइल में, इसलिए इसको बोला गया है बैले। इसलिए इसको छत्तीसगढ़ में पंडवानी को क्या बोला गया है, बैले या लोक गाथा बोला गया है।
अब देखो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में अगर सबल सिंह चौहान ने इसको छत्तीसगढ़ में रूपांतरण किया है तो कई सारे शब्दों का भी रूपांतरण हो गया है। बहुत सारी चीजों को तो नहीं देखा जा सकता क्योंकि उसके लिए पूरा क्या पढ़ना पड़ेगा, सबल सिंह चौहान की पूरी रचनाओं को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन दो तीन चीजें समझ लो कि यहाँ पर कुंती को क्या बोला गया है, माता कोतमा बोला गया है। माता कोतम ना, कुंती को माता कोतम बोला गया है। और गंधारी है उसको गंधारिन बोला गया है। जैसे ये छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं नाम को, उसी तरह से इसको अलग अलग नाम से पुकारा जा रहा है क्योंकि ये छत्तीसगढ़ में अनुवाद हो चुका है। अब यहाँ पे वाद्य यंत्र मैंने ऊपर में भी बताया था, यहाँ पर भी जान लो। एक तारा या तंबूरा, एक तारा या तंबूरा रहेगा और करताल रहेगा। तंबूरा या करताल, एक तारा या करताल। अब देखो यहाँ पर छत्तीसगढ़ी में जो शैलियां हैं पंडवानी की वो एक नहीं है, वो दो है। दो शैलियां कैसे बढ़ गई? शुरू में तो झाड़ूराम देवांगन क्या थे, वेदमती शैली में गा रहे थे। सबल सिंह चौहान की जो रचनाएं थी छत्तीसगढ़ी में उसको ये सॉन्ग के रूप में, गा के रूप में बता रहे थे, बैठकर बता रहे थे। शास्त्र में जो लिखा था शास्त्र सम्मत बता रहे थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, जो तीजन बाई हैं वो क्या करी कि थोड़ी सी उसमें थोड़ी सी अंतर करती चली गई। वो बैठकर नहीं, वो खड़े होकर बताने लगी, मंचन कर करके इधर से उधर चल चल कर बताने लगी, अभिनय करके बताने लगी। तो उसकी क्या हो गई, शैलियां हो गई। देखो थोड़ी थोड़ी अंतर कर देने से बट गया। वो वेदमती शैली में बैठकर बता रहे हैं और कपालिक शैली में घूम घूम कर बता रहे हैं। तो यहाँ पर उसी अंतर को समझना है वही चीज, लेकिन ये दो शाखा में बंटने के कारण इसको हम अलग अलग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर होता है, पहला है वेदमती शैली। वेदमती शैली का आधार क्या है, मैंने बताया, बार बार बताया है, शास्त्र है इसका आधार। मतलब शास्त्र सम्मत ही बातें की जाएंगी। शास्त्र सम्मत मतलब जो भी महाभारत शास्त्र है उसमें जो बातें की गई है, छत्तीसगढ़ी अनुवाद किया गया है, उस पर आधारित होगा और एक जगह स्थिर होकर बैठा रहेगा वो इंसान। विरासन मुद्रा मतलब अगर आप बता रहे हैं तो आपकी मुद्रा भी कैसी होनी चाहिए, विरासन होनी चाहिए, वीर रस से मुद्रा होनी चाहिए। ऐसे नहीं होनी चाहिए, मतलब आप अगर बता रहे हो महाभारत में उनके पांडवों के संघर्षों और वीर चीजों को बता रहे हो तो आपकी मुद्रा भी वीरता वाली होनी चाहिए। तो यहाँ पर विरासन मुद्रा होती है। वाचक परंपरा है। वाचक परंपरा मीन्स क्या होता है, आप केवल वाचन कर रहे हैं, वहां पर आप एक जगह बैठ रहे हैं, शास्त्र को बोल रहे हैं और विरासन मुद्रा में है और बोल के वाचन कर रहे हैं। इसमें केवल क्या हो रहा है देख रहे हैं, मैंने सारी चीजों को शॉर्ट में लिखा है। केवल गायन होता है, मतलब सिर्फ गाया ही जाता है, इसमें कोई अभिनय नहीं होता है, कोई मंचन में घूम घूम कर बातें नहीं की जाती हैं, सिर्फ गाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा घुटनों के बल बैठे रहते हैं, इस तरह की मुद्रा रहती है और केवल गायन का कार्य होता है। थोड़ा सा जानकारी को बढ़ाने के लिए मैंने कहा है कि बैठते भी कैसे हैं, तो घुटनों के बल बैठते हैं और वाचन करते हैं। पंडवानी के गायक के स्थान पर महाभारत गायक इसे कहा जाता है। अगर इसको देखा जाए तो ये महाभारत की ही गाथा को गा रहे हैं। पंडवानी किससे आया है, महाभारत से आया है, तो महाभारत के गायक ये कहते हैं। समझ में आया इतना? चलिए देखते हैं कलाकार। कलाकार मैंने अभी याद कराया था आपको, वही कलाकार को यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं क्योंकि ये उसके अंदर आ रहे हैं हम लोग। कलाकार कौन हो जाएंगे, तो झाड़ूराम देवांगन इसके जो प्रमुख कलाकार हैं, शुरुआती कलाकार हैं। पितामह जिसे बोला जाता है, पितामह को ही क्या बोला जाता है, जनक बोला जाता है। जनक माने पिता, पिता माने भी पिता, ऐसे करके याद कर लेना। तो पंडवानी के पितामह कहा जाता है झाड़ूराम देवांगन को, और वेदमती शैली के जनक यही है, झाड़ूराम देवांगन ही वेदमती शैली के जनक आते हैं। उसके बाद आते हैं रेवाराम साहू। वेदमती शैली में आपको किन किन कलाकारों को याद रखना है, इसके अंतर के साथ याद रखना है। रेवाराम साहू, पूनाराम निषाद हो जाएगा, ऋतु वर्मा और समप्रिया पूजा निषाद हो जाएंगी। तो इसके जो वेदमती शैली के प्रमुख कलाकार हैं, सारी चीजें हर लाइन का क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर।
अब दूसरी शैली हम देख रहे हैं कपालिक शैली। आधार है कपाल, इसका आधार है, इस लोक शैली का आधार क्या है? कपाल। कपाल मतलब क्या हुआ? कपाल मतलब कपार, ठीक, कपार मतलब सिर, ये प्रोनाउंसिएशन में आ रहा है कपाल। तो जो उनके मस्तिष्क में है, जो उनके कपाल में है, उन चीजों को वो बोलते जाएंगे और गाते जाएंगे और अभिनय करते जाएंगे। किसी शास्त्र को लेकर देखेंगे नहीं, शास्त्र मतलब ऐसे पकड़ के बोलते जाएंगे, गाते जाएंगे, फिर पलटते जाएंगे। वो तो हमने वेदमती में देखा कि शास्त्र सम्मत हो रहा है, पर यहाँ पर क्या हो रहा है? कपालिक में कपाल सम्मत हो रहा है। मतलब जो उनके मस्तिष्क में जितना समझ में आ रहा है वो उतना मंचन कर रहे हैं। करते करते इतना अभिनय उनके अंदर आ जाता है कि वो ऐसे ही बोलना शुरू करते हैं और उन्मुक्त रूप से इस स्टेज से उस स्टेज तक चलते फिरते रहते हैं और हाथ को फैलाएंगे, पैर को फैलाएंगे, मुख मुद्रा बनाएंगे, है ना, हाव भाव दिखाएंगे। तो इस तरह से जो कपालिक शैली है उसमें ये होता है। गायन और नृत्य दोनों होता है, मैंने बता दिया, गाते हैं प्लस इसमें नृत्य भी होता है, अभिनय भी होता है, लेकिन वेदमती में नहीं होता। अंतर, अगर अंतर के साथ क्वेश्चन आता है तो आप ये अंतर बता सकते हो। कला है क्या? चलना, तेज गाना, धीमा गाना, अभिनय करना, मैंने बता दिया इसको। इसमें जो तीजन बाई है वो बहुत बड़ी कलाकार है, इसकी कलाकार की बात हो रही है यहाँ पर। तीजन बाई प्रमुख कलाकार है। तीजन बाई के बारे में थोड़ा सा आगे देखेंगे, प्रमुख बातें क्या है। शांति बाई, तीजन बाई के बाद प्रमुख कलाकार हो जाएंगी शांति बाई, चेलकने। फिर उषा बारले, उषा बारले जो है इनको अभी अभी इनको पद्मश्री मिला है, तो 2023 का पद्मश्री मिला हुआ है। आपको पूरे पुरस्कार भी याद करने होंगे कि शुरू से लेकर आज तक किसको किसको पद्मश्री पुरस्कार मिला है, किसको पद्म भूषण मिला है, किसको पद्म विभूषण मिला है। पद्म विभूषण में तो एक ही मैडम आ जाएंगी, तीजन बाई, और पद्म विभूषण को याद कर लेंगे, एक ही से हो जाएगा। उसके बाद बाकी पुरस्कार को भी आपको याद करना होगा, वर्ष में किसको किसको मिला था। चलिए तीजन बाई के बारे में प्रमुख बातें देख लेते हैं यहाँ पर। जो छत्तीसगढ़ की प्रमुख कलाकार हैं तीजन बाई, इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें देख रहे हैं। व्यक्तित्व की बात आएगी तो व्यक्तित्व में भी आप इनका अलग से क्वेश्चन बना सकोगे, इनके बारे में जानकारी बहुत जरूरी है। इनको पद्मश्री कब मिला था? 1988 में मिला है। किसी किसी में 1987 भी बोला जाता है। आप अपने क्वेश्चन के प्रारूप में देख लीजिएगा, 1987 पूछ रहा है या 1988 हो रहा है, लेकिन ऑथेंटिक बुक में इसका वर्ष 1988 है। कुछ कुछ जगह ये 87 में मिलता है, लेकिन इसका जो मूल है वो 88 में आएगा। तो इसको क्वेश्चन के स्वरूप पे छोड़ दीजिएगा, दोनों ही देखते साथ ही बना सकते हैं। उसके पद्मश्री के ऊपर क्या आता है? पद्म भूषण आता है, तो उसको 2003 में इनको मिला है, पद्म भूषण मिला है। 2019 में पद्म विभूषण मिला हुआ है। तो ये इसका क्रम भी है, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। तीनों ही रेंज की जो पुरस्कार पाई हैं वो एकमात्र कौन है? तीजन बाई है। उसके बाद इसी कलाकार में देखिए शांति बाई, उषा बाई बारले, पद्मश्री, ये सब तो इसमें मैंने बता दिया है। विश्व ख्याति में देखिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विख्यात कलाकार है झाड़ू राम देवांगन, तीजन बाई और ऋतु वर्मा। देखिए विश्व स्तर पर हम अगर कुछ कलाकारों की बात करेंगे तो उसमें कुछ कलाकार कौन कौन से आएंगे? सीधे सीधे झाड़ू राम देवांगन जो इसके जनक है वो, और तीजन बाई और ऋतु वर्मा, ये सब विश्व स्तर पे आ रहे हैं। अन्य कलाकार में देख लेते हैं, अगर क्वेश्चन आता है कि ये क्या कलाकार इससे संबंधित है, किससे संबंधित है, तो दानी प्रधान, प्रधान जनजाति हमने देखा था कि पंडवानी कौन सी जनजातियां करती हैं? प्रधान करती हैं और देवार जनजाति करती हैं। ये प्रधान जनजाति के नाम से दानी प्रधान। उसके बाद गोगिया प्रधान और रामजी देवार, दो ही जनजाति आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर। तीजन बाई के बारे में फिर से देख लेते हैं अच्छे से। इनका तीजन बाई जो है उनका जन्म कब हुआ था? 1956 में हुआ था। यह 1956 को किसी आपके घर में किसी का डेट ऑफ बर्थ होगा उसे कनेक्ट कर लेना। 1956 कुछ छत्तीसगढ़ के जो निर्माण गठन का भी डेट आता है 1956, वहां से भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जन्म है 24 अप्रैल 1956 में इनका हुआ था। अब यहाँ पर जो इनका जो निवासी है वो कहा कि गनियारी है, भिलाई में गनियारी गांव है, गनियारी भिलाई में है, वहां पर से ये बिलोंग करती हैं। अभी इनके गुरु कौन थे? बचपन से गुरु कौन थे? इनके स्वयं के नाना थे गुरु, तो ब्रिजलाल पारधी थे इनके गुरु, यानी कि इनके नाना। उनसे ये धीरे धीरे शुरुआत की थी सीखना।
छत्तीसगढ़ में पंडवानी लोकगीत की पहली महिला कलाकार मैंने बता दिया था। पहली महिला कलाकार बोला जाए तो तीजन बाई ही होंगी और तीनों कैटेगरी के पुरस्कार पाने वाली भी तीजन बाई ही होंगी। देख लीजिए ये तीनों कैटेगरी के पुरस्कार इन्होंने पाया है, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। इनके बारे में अच्छे से नॉलेज रखना है, बहुत विशेष है, इनका जो किरदार है बहुत ही विशेष है। छत्तीसगढ़ की एकमात्र महिला जिन्होंने भारत का सबसे बड़ा सम्मान प्राप्त किया है, जिन्हें मिला है, वो एकमात्र महिला हो जाती हैं। अब देखिए इनको 1995 में संगीत नाटक एकेडमी का पुरस्कार मिला है। 1995 का डेट याद रखना है, वर्ष याद रखना है। 1995 में क्या हुआ था? संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार मिला हुआ है। 2003 में बिलासपुर का जो विश्वविद्यालय है, अब इसका नाम चेंज हो गया है, बिलासपुर यूनिवर्सिटी का नाम चेंज हो गया है। तो बिलासपुर, पहले इसका नाम क्या था? बिलासपुर विश्वविद्यालय था। वहां से डिलीट की मानद उपाधि इनको मिली हुई है। कब? 2003 में। उसके बाद 2007 में क्या हुआ है? नित्य शिरोमणि पुरस्कार 2007 में इनको मिला है, नित्य शिरोमणि पुरस्कार। शिरो सा से इसको 7 को कर लेना यहाँ पर कनेक्ट, 2007 शिरोमणि, तो यहाँ थोड़ा सा कनेक्ट हो जाएगा। 2007 में तीजन बाई को नित्य शिरोमणि पुरस्कार मिला हुआ है। अब देखिए 2022 में इनको क्या मिला है? साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड मिला है। फेलोशिप जोड़ना है इसमें, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि साहित्य अकादमी एक अवार्ड भी है, एक तो जो किसी और को मिलता है, और इनको देखिए ये वाला पुरस्कार मिला है, फेलोशिप वाला मिला है। तो साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड मिला है तीजन बाई को। कब? 2022 में, अभी से कुछ समय पहले की बात है। अब देखिए इन्होंने क्या किया है कि एक धारावाहिक में ही, भारत एक खोज है धारावाहिक, उसमें भी इन्होंने गाना गाया है। तो किसकी है ये? श्याम बेनेगल। श्याम बेनेगल बॉलीवुड से संबंधित है। तो वहां पर जो उनका धारावाहिक है भारत एक खोज, उसमें क्या किया है? पंडवानी का गायन गाया है। अब देखो तीजन बाई इतनी प्रमुख कलाकार हो गई हैं अपने आप। अब बस इनको अभी क्या नहीं मिला है? भारत रत्न अवार्ड नहीं मिला है, वो भी मिल जाएगा किसी दिन इनके देखते हुए। तो देखिए यहाँ पर जो फिल्म है, इनके फिल्म बनाया जा रहा है, तीजन बाई के ऊपर ही फिल्म बना रहे हैं। उनकी जीवनी, उनके जो भी इनका जो बचपन से लेकर अब तक है, जो भी इनके गुरु थे, सारी चीजों को देखते हुए इनका क्या फिल्म बन रहा है। तो इसमें क्या है? विद्या बालन है जो तीजन बाई का भूमिका निभाएंगी, और जो इसमें झाड़ू राम देवांगन बनेंगे वो है अमिताभ बच्चन। झाड़ू राम देवांगन जो यहाँ पर वेदमती शैली के क्या थे? गाना गाने वाले कलाकार थे, जो पंडवानी के जनक कहे जाते हैं, जब पंडवानी के पितामह कहे जाते हैं। झाड़ू राम देवांगन चूंकि थे वेदमती के शैली के, लेकिन जो तीजन बाई थी वो कपालिक शैली की हो गई। क्यों हो गई? तीजन बाई शास्त्र को समझ नहीं पाती थी, थोड़ी सी कम पढ़ी लिखी थी, यूं समझ लीजिए, नहीं समझ पाती थी शास्त्र, थोड़ी सी भाषा कठिन हो जाती है। तो उस शास्त्र को वो समझ नहीं पाती थी, वेदमती शैली वाली को वो अपने तरीके से बोलना चालू करी, अपने तरीके से समझना शुरू की, इसलिए ये जाके कपालिक शैली में चेंज हो गया। प्रश्न आता है ना कि वेदमती के जब जिनके गुरु थे तो ये कपालिक की कैसे हो गई? क्योंकि वो समझ नहीं पाती थी, थोड़ी सी पढ़ी लिखी नहीं थी, तो इसलिए वो चीजों को अपने तरीके से होल्ड कर दी। देख लीजिए इनका मंचन, सादा वेशभूषा, लेकिन उतना ही पूरा है इनका कला, बहुत कला से भरी पूरी है ये पीछे देख रहे हैं कुछ कलाकार बैठे, तो जो ढोलक, झाल, मजीरा सब बजाते रहते हैं, और जो रागी होता है पीछे से हाओ हाओ करके बोलते रहता है ना। वो जैसे कोई भजन भी हो रहा है तो एक जन मुख्य रूप से गाएगा, तो पीछे से उसका दुगुना उसका रिपीट करते हैं, तो क्या होता है उससे उनको इम्प्रूव होता है ना, उनके अंदर मजबूती आती है ऐसे में। चलिए अगला हम जो देखने वाले हैं, देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की माताएं हैं यहाँ पर, वो सुआ लेकर आई हैं। सुआ गीत देखने वाले हैं हम। सुआ नृत्य भी होता है छत्तीसगढ़ में और सुआ गीत भी होता है। तो सुआ नृत्य देख रहे हैं, साथ साथ सुआ नृत्य सिंपल तो गाएंगी नहीं, तो अपने कुछ विशेष लोक गाथा को गाती हैं। तो ये यहाँ पर सुआ रखी है, 2 सुआ दिख रहा है आप लोगों को। तो यहाँ पर 2 सुआ है, और इस डलिया को सजा कर रखी है, फूलों से सजाई है, अंदर में कुछ चावल, अनाज, धान रखी हुई है, और ये पूरा अपना ये नृत्य करेंगी। सारी महिलाएं होती हैं इसमें। चलिए देखते हैं एक बार इसमें। चलिए हम देख रहे हैं सुआ गीत।
या गौरा गीत, गौरा गीत भी बोला जाएगा तो सही है। गौरा में गौरी गौरा आ रहा है, गौर नृत्य नहीं करना है ना। अगर इसको बोल दिया जाए कि गौरा नृत्य या गौरा गौर नृत्य तो कंफ्यूज नहीं होना। गौर नृत्य क्या है? बाइसन हॉर्न माड़िया है, उसमें चले जाता है, अलग हो जाता है। जो माड़िया जनजाति में किया जाता है बाइसन हॉर्न माड़िया, वो होता है गौर नृत्य। यहाँ पे क्या है? गौरा की बात हो रही है तो गौरा नृत्य भी बोल सकते हो, गौरा गीत भी बोल सकते हैं इसको। तो इसी को सुआ गीत बोला गया है, इसी को गौरा गीत भी बोला गया है, या गौरा गौरी गीत भी बोल सकते हैं। अब देखिए यह गोंड जनजाति के द्वारा स्पेशल रूप से मनाया जाता है। कुछ जनजातियां और भी इसको एक्सेप्ट करके अपना नृत्य करती हैं, लेकिन जो इसका प्रमुख है वो गोंड जनजाति में, और गोंड जनजाति पूरे छत्तीसगढ़ में निवास करती है। इसका मतलब ये पूरे छत्तीसगढ़ का प्रमुख गीत हो जाता है ये। तो अब देखिए इसका जो समय होता है वो कब होता है? दीपावली के समय ही होता है। दीपावली के नाइट से ये शुरू करती हैं। दीपावली मनाती नहीं, लेकिन ये अपने तरीके से सुआ नृत्य करती हैं। और जब दीपावली इनका जब संपन्न कब होता है? जब इनका जो गौरा गौरी है या जो सुआ है इनका विवाह संस्कार संपन्न कर लेती हैं, तब जाके इनका कंप्लीट होता है यह गीत। तो एकादशी में देख रहे हो तुलसी विवाह होता है। तुलसी विवाह कैसे संपन्न होता है? जब तक शालिग्राम की तुलसी जी से विवाह आप मंडप बना के नहीं कर लेते हो तब तक वो चलता रहता है। आप एक सारी सामान को जुटा लेते हो वहां पे मंडप बना के, फिर आप पूजा करते हो, आरती करते हो, हवन करते हो, फिर मानते हो कि ये विवाह हो गया। तो वैसे ही है ये, कि ये माना जाता है कि सुआ का विवाह हो गया करके। शिवरात्रि में क्या करते हो? वैसे ही करते हैं। शिवरात्रि में भी शिव पार्वती जी की पूजा करते हैं और जागरण करते हैं। पूजा करने के बाद ये हमको हो जाता है कि आज शिव पार्वती जी का विवाह हो गया। तो ऐसे ही इनमें माना जाता है। तो ये देखो दीपावली के समय होता है और समापन कब होता है? इनका विवाह संपन्न होने के साथ ही समापन हो जाता है, और ये शिव विवाह से संबंधित है। क्योंकि देख रहे हो इसमें शिव पार्वती जी के विवाह की बात हो रही है, दो सुआ के विवाह की बात हो रही है, तो ये श्रृंगार रस के प्रधानता हो जाती है, प्रेम स्वरूप हो जाता है, यह प्रेम प्रधानता है। श्रृंगार रस से प्रधान है यह गीत या फिर प्रेम प्रधान गीत है ये। और मैंने इससे पहले ही बता दिया था कि जो सुआ होता है, सुआ गीत होता है या सुआ नृत्य होता है, दोनों को साथ ही याद कर लो, अच्छा रहेगा। सिर्फ महिलाओं के द्वारा किया जाता है या किशोरियों के द्वारा? महिलाओं में किशोरियां भी शामिल होती हैं। ये यहाँ महिलाओं के द्वारा और प्लस किशोरियों के द्वारा किया जाता है। किशोरी मतलब लड़कियों के द्वारा किया जाता है। और ये क्या होता है? मौखिक गीत, मतलब बोल बोल कर गीत गाएंगी। ऐसा है कि बोल बोल कर गीत गाना, गीत तो बोलकर ही गाया जाता है, लेकिन क्या होता है बहुत सारे वाद्य यंत्र इसमें कुछ नहीं होते हैं, सिर्फ मौखिक गीत होता है, वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। सारा लाइन इंपॉर्टेंट है, सारे लाइन पे क्वेश्चन बना हुआ है। मुकुटधर पांडे क्या बोलते हैं? देखिए इसको, जो ये सुआ गीत है मुकुटधर पांडे इसके लिए बहुत अच्छे से कुछ बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ का गरबा बोला गया है इसको। हाथ की ताली की थाप में कर रहे हैं, मतलब छत्तीसगढ़ के गरबा के स्टाइल में गोल गोल घूमकर कर रहे हैं। तो एक प्रकार का से मुकुटधर पांडे ने छत्तीसगढ़ का गरबा कहा है। प्रश्न आएगा कि छत्तीसगढ़ का गरबा मुकुटधर पांडे ने किस गीत को कहा है? तो आंसर क्या लोगे? सुआ गीत को लिया गया है। सुआ गीत को मुकुटधर पांडे ने छत्तीसगढ़ का गरबा कहा है।